गाइस वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में मेंस में पूछा जा चुका है। तो हाईली चांस है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके भी एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा। तो प्लीज़ इस सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच की ज़रूर कीजिएगा और जैसा भी आपका फीडबैक होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं अपने सीएपीएफ एसए के अकॉर्डिंग। बेसिकली इसमें ऐसे या फिर रिपोर्ट राइटिंग या फिर कुछ भी आ जाए आप इसको टोटली जो है वो कवर जरूर कर पाएंगे अगर आप इस सेशन को कंप्लीट वॉच जरूर कर दें। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंसीव्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि क्या है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ईसीआई वो किससे बना हुआ है, तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा इसका जो निर्माण है वो किया गया है। as a strong as a independent constitutional body under article 324 supervise and oversees all the major tasks with respect to the conduct of election to legislate body at a state and a center level। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और स्वतंत्र संविधान वाली एक बोल सकते हो कि बॉडी है, जिसको आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक क्या करते हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये बेसिकली अंडर आर्टिकल 324 के अंडर में आती है, जिसका काम क्या होता है कि सुपरवाइज करना और ओवरसीज करना, मतलब देखभाल करना और एक तरीके से सुपरवाइज करना कि जो हमारे मेजर टास्क हैं, जैसे कि हम कंडक्ट ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गए, स्टेट के हो गए या फिर सेंटर लेवल के हो गए या फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर जो हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उन सभी इलेक्शंस को जो है वो कंडक्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको सुपरवाइज करती है और उनके लिए ओवरसी का काम भी ये करती है। ठीक है, एज द प्रैक्टिस ऑफ electoral policies has involved a number of reform has been both implemented and proposed by the ECI। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब से जो हमारा इलेक्टोरल पॉलिसीज क्या हो चुकी है, विकसित हुई है, इवॉल्व हुई है, तब से क्या हुआ है कि हमने अ नंबर ऑफ मतलब कि कई सारे जो रिफॉर्म है वो रिफॉर्म हमने देखे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत किए गए हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रपोज पर किए गए हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिन रिफॉर्म को चाहती है वो रिफॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा या फिर इलेक्टोरल एक तरीके से इलेक्टोरल जो हमारा पॉलिसीज है उसमें इसको रिफॉर्म किया जाता है। ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। और जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो दोनों मिलकर के जो हमारे इलेक्टोरल बोल सकते हो एक तरीके से जो हमारा इलेक्टोरल पॉलिसीज है उनमें एक दूसरे के सहयोग से ये दोनों लोग रिफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारा जो इलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए। ठीक है, मतलब बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के जो इलेक्शन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लिया जाए, ये बेसिकली हमारा एक एम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो हमारा क्या होता है कि जो हमारे सजेस्टेड रिफॉर्म है उन रिफॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन पुशेस ऑफ 5 की रिफॉर्म, यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने क्या किया है, अभी 5 जो रिफॉर्म है उनको एक तरीके से लाने की बात करी थी सरकार के सामने। उसमें क्या था कि इलेक्शन कमीशन हैज रिटन टू द लॉ मिनिस्ट्री और गोइंग टू इन द एड्रेस टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म पेंडिंग विद द गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसने लॉ मिनिस्ट्री को एक रिटन आर्गूमेंट भेजा था। ठीक है, उसमें एड्रेस क्या किया था, उसमें एड्रेस ये किया गया था कि जो हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसको किया जाए, लेकिन अभी ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है ये सरकार के पास पेंडिंग में पड़ा हुआ है, सरकार इसको अभी कंसीडर नहीं कर रही है, लेकिन जल्दी इसके ऊपर सरकार जो है वो कुछ ना कुछ निर्णय जरूर ले सकती है। ठीक है, वोटर्स इसमें देखो जो हमारे 5 की रिफॉर्म्स थे वो 5 की रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो पहला रिफॉर्म जो हमारा बताया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हमारे भारत के चुनाव आयुक्त हैं उनके द्वारा ये कहा गया था कि क्या करें हम, वोटर्स हु टर्न्ड 18 आफ्टर जनवरी 1 शुड बी एबल टू रजिस्टर देमसेल्फ। मतलब क्या है, मतलब ये बात कही गई कि जो भी 18 वर्ष की आयु का जो भी हमारा वोटर है वो क्या कर पाए, खुद से अपने आप को रजिस्टर कर पाए वोटर रोल में। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो रिफॉर्म लाने की बात की गई थी वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा ये कहा गया था कि कैंडिडेट हु फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन इन देयर एफिडेविट्स
टू बी पनिश्ड विद अप टू 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट है, जो हमारा उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ने के लिए जाता है, तो उसको एक एफिडेविट जो है वो वहां पे सबमिट करना होता है चुनाव के रजिस्ट्रेशन के समय। तो वो जो एफिडेविट है उसमें कई बार वो क्या करता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट कर देता है। तो हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कई बार इन्वेस्टिगेट किया और ये पता किया कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन हमें एफिडेविट के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सरकार ने कहा, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने क्या कहा कि अगर कोई भी जो ऐसा उम्मीदवार है जो गलत इंफॉर्मेशन को एक तरीके से फर्निश करता है या फिर हमें वो सपोर्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ 2 या 2 साल से अधिक का जो मुकदमा है वो चलाएंगे और उसे जेल में रखेंगे। मतलब गलत इंफॉर्मेशन देने के बाद प्रत्याशी को क्या हो सकता है, 2 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। तो ये बेसिकली हमारे रिफॉर्म में सजेस्ट किया गया था। और हमारा नेक्स्ट रिफॉर्म क्या था, नेक्स्ट रिफॉर्म में ये कहा गया कि पेड न्यूज टू बिकम इलेक्टोरल ऑफेंसेस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारे पेड न्यूज है, हमने क्या देखा कि कई बार जो पैसे देकर के है वो प्रचार प्रसार कराए जाते हैं, तो उन पैसे देकर के प्रचार प्रसार कराने वालों चीजों को जो है वो रोका जाए, इसके ऊपर कोई कानून बनाया जाए। और ये हमारे इलेक्टोरल बोल सकते हो कि पॉलिसीज ने रिकमेंडेशन की थी गवर्नमेंट को इसके रिफॉर्म को लेकर के आने के लिए, ठीक है। और हमारा जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने क्या कहा था कि नो एडवर्टाइजमेंट इन प्रिंट मीडिया, यानी कि जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसमें कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं आनी चाहिए ड्यूरिंग द साइलेंस पीरियड। अब ये साइलेंस पीरियड क्या होता है कि जब भी हम सुनते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जब भी हमारे यहाँ चुनाव होने होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे 48 घंटे पहले, यानी कि चुनाव के खत्म होने के 48 घंटे पहले से ही हम क्या करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंप्लीमेंट कर देते हैं, जो जिसे हम आचार संहिता बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके की जो हमारे प्रचार प्रसार होते हैं, कैंपेनिंग होती है, वो नहीं होती। लेकिन क्या होता था कि पहले एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम प्रिंट मीडिया में इसका इश्तेहार दे करके अपना प्रचार कर लेते थे। तो सरकार ने क्या कहा, बेसिकली हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट है प्रिंट मीडिया में ड्यूरिंग द साइलेंस पीरियड, यानी कि जो 48 आवर का पीरियड होता है जिसे हम आचार संहिता बोलते हैं, उस पीरियड में कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसी भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है, ठीक है। लिंकिंग आधार नंबर टू द इलेक्टोरल पोल टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड। मतलब क्या है, मतलब अगर आज भी आप गांव में जाते हो या फिर न्यूज़ देखते हो तो उसमें क्या दिखाई देता है कि एक इंसान ने मतलब कि किसी दूसरे के नाम पर जाकर या वो खुद ही 5 वोट 10 वोट ऐसे वो वोट क्या करता है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट कर देता है, दूसरों को दे देता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, मतलब एक इंसान जो है वो एक ही वोट दे पाए, एक से अधिक वोट वो ना दे पाए, इस चीज़ से बचने के लिए जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने बेसिकली ये कहा था कि हम आधार नंबर को क्या करेंगे, इलेक्टोरल रोल से जो है वो कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा डुप्लीकेशन वोटर आईडी कार्ड जो है वो नहीं बन पाएगा और इस तरीके से केवल एक व्यक्ति जो है वो एक ही वोट दे पाएगा और एक से अधिक वोट उसको नहीं दे पाएगा। तो ये बेसिकली हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 5 रिकमेंडेशन जो है उनमें ये बात कही थी। अगर हम इन्हीं रिकमेंडेशन को थोड़ा और अच्छे से पढ़े तो हम क्या देखते हैं कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, अगर हम सबसे जैसे सारे रिफॉर्म तो इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन उनमें से अगर एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म देखा जाए तो वो क्या सजेस्ट करता है, सजेस्टेड टू इंप्रूव द वोटर रीच टू इम्प्लेसिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वेरियस वोटर सर्विसेज। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जितने भी हमारे रिफॉर्म है वो तो चलो ठीक है, जितने भी रिफॉर्म है सारे अच्छे ही होंगे, लेकिन उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण रिफॉर्म है वो ये है कि जो हमारे वोटर्स हैं, ठीक है, वोटर्स की जो रीच है वो एक तरीके से बोले तो रीचेबल होनी चाहिए, वो अब उनके एक्सेसिबल होनी चाहिए, पहुंच में होनी चाहिए। और रिप्लेसिंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ वेरियस वोटर सर्विसेज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर एंड चेंजेस ऑफ द एड्रेस विद वन सिंगल फॉर्म। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मान लो कोई वोटर वोट देना चाहता है और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करना चाहिए कि इजिली वो कहीं से भी जाकर के जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर ले, और अगर वो अपना एड्रेस भी चेंज करना चाहता है तो वो इजीली कहीं से भी जाकर के अपना एड्रेस जो है वो चेंज कर ले। इससे क्या फायदा होगा, इससे सरकार को या फिर हमारे लोकतंत्र को ये फायदा होगा कि हर व्यक्ति जब आसानी तरीके से, मतलब जब वो इजीली वे में क्या कर पाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएगा, तो सबके पास जो है वो वोटर कार्ड होगा। वोटर कार्ड होने से फायदा ये है कि वो वोट कर पाएगा, ठीक है। जो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा वोट परसेंटेज है वो पूरे भारत में लगभग 50% के आसपास होता है, मतलब
50% लोग अभी ऐसे हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और वे वोट नहीं करते, ठीक है। अनदर रिकमेंडेशन वाज टू स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज एट द स्कूल और कॉलेज लेवल फॉर द प्रोस्पेक्टिव वोटर्स। अब क्या था इसमें, यह कहा गया था कि जो सरकार है, सरकार को ऐसे एक रूल बना के लेना चाहिए या फिर ऐसा एक रूल लाना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनकी भी उम्र 17 साल हो चुकी है, उनकी क्या करें, उनका एक रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कर लिया जाए। और उन रिकॉर्ड को दर्ज करके सरकार को क्या फायदा मिलेगा कि जैसे ही, मतलब कि अगर हम आगे पढ़े तो क्या लिखा है, सो दे कैन बी इनरोल्ड इन द इलेक्शन रोल एज सुन दे एज बिकम एलिजिबल एट 18। मतलब क्या है कि अगर वो 17 साल के हैं, स्कूल या कॉलेज में उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लिया गया, ठीक है, और ये जो डाटा है वो भेज दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अब वहां से क्या होगा कि जैसे ही वे स्टूडेंट जो है वो 18 साल के होंगे, उनका जो है वो एक तरीके से इनरोलमेंट जो है वो, उनका जो नाम है वो इनरोलमेंट में, यानी कि जो इलेक्टोरल रोल है उसमें इनरोल कर लिया जाएगा। और इस तरीके से उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, ना ही उनको कहीं इनरोलमेंट या फिर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उनका ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, 18 साल के वे जैसे ही होंगे, उनका वोटर आईडी कार्ड में जो है वो नाम आ जाएगा और वे इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो सजेस्ट किया था। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और क्या सजेस्ट किया था, उसको भी देखते हैं। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रपोज टू गिव आउट, यानी कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने क्या किया था, बेसिकली उसने एक और थ्योरी जो है वो प्रपोज करी थी और उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिएशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड, जिसे हम ईपीआईसी बोलते हैं, फॉर कन्वीनियंस ऑफ वोटर। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी क्या होता है कि हमारे पास एक वोटर कार्ड होता है और उसका कोई भी ई वर्जन नहीं होता, यानी कि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो अगर कहीं खो गया, ठीक है, गलती से वो किसी दूसरे आदमी के पास चला गया, तो वो आदमी क्या करता है कि हमारे नाम से जाकर के वोट जो है वो कास्ट कर देता है। मतलब कि सरकार को पता नहीं होता कि वो मैं नहीं हूं, लेकिन वो हमारे नाम से जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति को वोट जो है वो कास्ट कर देता है। अगर मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो किसी दूसरे के हाथ में चला गया जैसे बाय द चांस, मतलब कि अगर वो खो गया और उसके हाथ में पहुंच गया, तो सरकार अभी क्या बोल रही है, इनकी इलेक्शन कमीशन अभी क्या चाहती है कि हम जो है वो एक ई वोटर आईडी कार्ड भी जो है वो जनरेट करें। जैसे कोई भी इंसान है, अगर वो उसकी वोटर आईडी कार्ड जो होती है वो कहीं गुम हो जाती है, कहीं खो जाती है, तो उसे कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो वापस से इंटरनेट से क्या करेगा, अपने जितने चाहे उतने ई वोटर आईडी कार्ड जो है वो निकलवा सकता है और अपने जैसे वोटिंग पार्टिसिपेशन का हिस्सा बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा रिफॉर्म और था, वो उसमें क्या कहा गया था, द कमीशन हैज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड वन वे ऑनलाइन ट्रांसफरेबल पोस्टल वैलिड वोट। मतलब क्या है, इसमें यह कहा गया कि जैसे मान लो अभी हम देखें जो हमारे माइग्रेटेड वर्कर हैं, मतलब कि ऐसे वर्कर जो हमारे भारत के ही हैं लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं और पैसे कमाने के लिए, तो अगर मान लो उनके हिस्से में, यानी कि उनके एरिया में वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहा है, तो वे कई बार ऐसे कंफर्टेबल नहीं होते कि वे पैसे लगा करके वोट करने के लिए सिर्फ आ पाए, ठीक है। तो सरकार ने बेसिकली क्या कहा, सरकार ने कहा कि हम जो है मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कहा कि हम इसमें एक ऐसा सुधार लाना चाहते हैं जिससे क्या होगा, जिससे कि अगर कोई इंसान, मान लो अगर कोई इंसान यूपी का है, महाराष्ट्र में रह रहा है, नागपुर में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, उसे वोट करना है यूपी में, तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू जो है वो वोट कर पाएगा, अपने मतलब जो उसका कैंडिडेट होगा वो उसको वोट कर पाएगा, जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो काफी अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो इसको बोला गया बेसिकली वन वे ऑनलाइन ट्रांसफरेबल ऑफ पोस्टल बैलेट वोट सर्विसेज एंड इंप्लीमेंटेड द सेम एज द होल कंट्री विच इंक्रीजेस आवर वोटर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो हमारे वोटर पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो हमारे वोटर हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वे भी क्या कर पाएंगे, जो वोटिंग हो रही है उनमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अगर ये ऑनलाइन वन वे ऑनलाइन ट्रांसफरेबल ऑफ पोस्टल बैलेट वोट सर्विसेज जो है वो इंप्लीमेंट कर दी जाती है। इसे 2019 में ही इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन अभी भी हम देखें तो ये उतने अच्छे तरीके से वर्क जो है वो नहीं कर रही है, ठीक है। अनदर रिकमेंडेशन वाज टू इंपोज द साइलेंस पीरियड ऑफ 48 आवर्स। मतलब क्या है कि जो हमारी नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी, उस रिकमेंडेशन के बारे में ये कहा गया कि जो भी हमारा 48 आवर का पीरियड होता है, जिसे हम साइलेंस पीरियड बोलते हैं, आचार संहिता वाला जो समय होता है, उस समय के दौरान क्या होगा, बिफोर पोलिंग ऑन सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, कैंपेनिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द लास्ट 48
48 आवर बिफोर पोलिंग इज प्रोहिबिटेड करंटली। मतलब क्या है कि आज भी हम देखें तो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, जैसे अभी क्या बोलती है, जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती है कि आप 48 आवर के अंदर अब अपना प्रचार प्रसार है वो बिल्कुल रोक दीजिए, आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लोग क्या करते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन सभी के माध्यम से अपने जो प्रसार प्रसार हैं वो फिर भी करते रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली ये कहा है सरकार से कि आप क्या करें, एक ऐसा कानून हमें बनाने की अनुमति दे जिनमें क्या हो कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके द्वारा भी हम कैंपेनिंग को 48 आवर के अंदर जो है वो रोक सके, जिससे कि हमारा इलेक्शन जो होगा वो काफी फेयर एंड मतलब फेयर तरीके से हमारा जो इलेक्शन है वो हो पाएगा। तो ये बेसिकली हमारे जो रिफॉर्म थे, जो बात करी गई थी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, कुछ सजेशन है वो हमने लिया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कानून बनाने की एक कमीशन है भारत की, उसने क्या सजेशन दिया है उसको भी जरा हम पढ़ते हैं। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सबमिटेड इज 244th रिपोर्ट ऑन डिक्रिमिनलाइजेशन एंड डिक्वालिफिकेशन इन 2014। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो हमारा जो लॉ कमीशन है उसने अपनी एक रिपोर्ट जो है, जिसको 244वां रिपोर्ट बोलते हैं, वो लाया था 2014 में। और उसने कहा था कि जो हम क्राइम है, ठीक है, जो इलेक्शन के थ्रू क्राइम होता है, कई बार हम देखते हैं कि जो कोई पोलिंग बूथ है उसको कैप्चर करके और वहां पे वोटिंग जो है वो कर दी जाती है दबंगों के द्वारा। तो वो बेसिकली जो क्राइम होते हैं उनको कम किया जाए, और जो हमारे क्वालिफिकेशन होती हैं, जैसे कि मान लो जिसने रॉन्ग एफिडेविट जो एक तरीके से प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट के लिए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। इसके ऊपर लॉ कमीशन ने 2014 में 244th रिपोर्ट जो है अपनी लाई थी और उसमें रिफॉर्म की जो है वो बात करी थी। एंड 255th रिपोर्ट टिल्टेड इलेक्टोरल रिफॉर्म टू बी मिनिस्ट्री टू द लॉ इन 2015। यानी कि 2015 में क्या हुआ था कि 255वां रिपोर्ट जो आई थी जो हमारी लॉ कमीशन की, उसमें बेसिकली ये कहा गया कि जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म है उनसे संबंधित मुद्दों पर हम बात करेंगे, उनको हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो लॉ कमीशन ने बेसिकली क्या किया कि लॉ कमीशन हैज प्रपोज्ड वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म इंक्लूडिंग लिमिटेशन ऑफ कैंडिडेट स्पेंडिंग पेड न्यूज़ एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या है कि जो लॉ कमीशन है उसने जो है एक वाइड रेंज रिफॉर्म जो है उसको एक तरीके से प्रपोज किया, और उसने क्या कहा कि जो हमारे कैंडिडेट हैं जो पैसे खर्च करते हैं उन पे हम लिमिट लगा सके, उनको हम लिमिटेशन में कर सके। जो पेड न्यूज़ेस हैं, यानी कि पैसे देकर के प्रचार प्रसार कराए जाते हैं, इन चीज़ों को हम कम कर सके। जो हमारे पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट हैं इनके ऊपर भी हम एक रेगुलेशन ला सके, और जो हमारा मनी स्पेंड है, जो चुनाव के ऊपर पैसे काफी ज्यादा खर्च किए जाते हैं, इनके ऊपर भी हम क्या करें, एक तरीके का रिफॉर्म जो है वो लेकर आ सके। ये देखो स्पेंडिंग जो है, जो कैंडिडेट स्पेंडिंग है, इसको मैं समझाना चाहता हूं। बेसिकली क्या है कि अभी हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि एक इंसान जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो मान लो कि एक इंसान जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ता है, एक में वो जीत जाता है और दूसरे में भी वो जीत जाता है। ठीक है, तो उसे क्या करना होता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसे वो छोड़ना पड़ता है। तो मान लो कि एक कोई इंसान है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा है और बी से भी लड़ रहा है, वो ए से भी जीत गया और बी से भी जीत गया, उसे बी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को जारी रखनी है और ए को छोड़ना है। तो वापस से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ता है, वहां पे चुनाव कराना पड़ता है, और इसलिए वहां पे जो पैसे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काफी ज्यादा खर्च हो जाते हैं। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने बेसिकली ये कहा है कि हम क्या करेंगे कि जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ रहा होगा, उससे हम क्या करेंगे, बेसिकली कुछ पैसे लेंगे, क्योंकि पैसे वो हर्जाने के रूप में होगा, जिससे कि वे चुनाव वापस से करा सके। ठीक है, तो इस तरीके के जो रेगुलेशन है वो लॉ कमीशन ने रिकमेंड की थी सरकार को कि ऐसा जो रिफॉर्म है वो लेकर के आना चाहिए। लॉ कमीशन प्रपोज दैट, जो हमारा लॉ कमीशन था उसने एक और जो प्रपोजल है वो प्रपोज किया, और क्या कहा, रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन नेसेसरी एंड हैव टू इंश्योर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। मतलब क्या है कि जो हमारे लॉ कमीशन है उसने ये प्रपोज किया कि जो रेगुलेशन है पॉलिटिकल पार्टीज में, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी हमें सुधार करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें जो लीडर बनता आ रहा हो वो बोल सकते हैं कि हेरिडेटरी हो जाए, मतलब कि वो जैसे उसके पिताजी लीडर थे तो अब उनका लड़का जो हो गया वो लीडर हो गया, फिर उनका लड़का होगा वो लीडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी, जो जब पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, तो अगर वो पार्टी सरकार बनाती है, वो सरकार में आती है, तो क्या वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगी? हम बोलेंगे नहीं करेगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं जो पार्टी है, जैसे कि अगर आप एसपी को देखते
देखते हो, समाजवादी पार्टी को देखते हो, तो उससे आप अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होती तो वो पार्टी जो है वो बर्खास्त कर दी जाती, वहां डेमोक्रेसी है। लेकिन इस तरीके से कई बार देखने को होता है कि जैसे पिताजी लीडर हैं, पिताजी का जो बेटा हुआ वो लीडर हो गया, ठीक है, उसके बाद उसका बेटा जो है वो लीडर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो पार्टीज हैं उनके ऊपर रेगुलेशन लगाई जाए, उनको जो है उनको एक तरीके से रिफॉर्म करा जाए। तो ये बेसिकली बात हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो सरकार के सामने रखी गई, ठीक है। कंक्लूजन क्या हम दे सकते हैं कि रिसेंटली वी सॉ आवर रैंकिंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री वो डाउन। मतलब क्या था कि अभी हमारी एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में क्या हुआ कि जो हमारे भारत की डेमोक्रेसी रिपोर्ट थी या फिर जो पोजीशन थी डेमोक्रेसी में, वे थोड़ी नीचे आ गई है, थोड़ी गिर चुकी है, ठीक है। इट वन रीजन इज इलेक्टोरल रिफॉर्म। और इसका अगर कोई एक रीजन है तो वो ये भी है कि हमने जो अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म है उनको उतने अच्छे तरीके से नहीं किया है जितने वो होने चाहिए। इंडिया हैव अ टैग ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अभी हमें क्या है कि भारत को जो है वो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का टैग जो है वो खिताब जो है वो मिला हुआ है। बट इफ यू नॉट कंसीडर दैट रिफॉर्म वी कुड लूज इट वेरी सुन। मतलब अगर हम जो है इस रिफॉर्म को कंसीडर नहीं करते हैं, इन सारे रिफॉर्म्स को जो है वो लेकर के नहीं आते हैं, तो शायद हम जो वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी होने का गौरव प्राप्त करते हैं वो भी हमें काफी जल्द ही खोना पड़ सकता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमारा जो वोटर पार्टिसिपेशन है, ठीक है, बिकॉज आवर वोटर पार्टिसिपेशन वाज डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो पहले जो हमारा वोटर पार्टिसिपेशन था वो कुछ ज्यादा हुआ करता था, लेकिन एज कंपेयर हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है तो हमारी वोटर परसेंटेज भी बढ़ने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बोल सकते हो कि जो हमारी डेमोक्रेटिक एक रैंकिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं ये हमें नीचे ले जा सकती है। तो इसलिए हमें जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिफॉर्म की जो है वो काफी ज्यादा जरूरत है। तो आई होप को जो आपको सेशन है वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर चैनल, ज्वाइन डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।